Hi guys and welcome back to Let's Health Scholars where future lies in your own abilities guys। आज हम बना रहे हैं हमारा बायो का नेक्स्ट चैप्टर एंड मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, हम लोग शुरू के 3 चैप्टर्स को खत्म कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन भी खत्म हो चुका है। नाउ व्हाट? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, आई नो कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का कारण है पूरी बायोलॉजी के अंदर। ठीक है ना, राइट? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स किससे आई, कौन किसके जैसा दिखता है, किसके जैसा नहीं दिखता है। भाई बहुत ही ज्यादा टेंशन हो जाती है ऐसा करते टाइम कि कौन सा इंफॉर्मेशन किसके पास होगा, व्हाट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। इतनी सारी टर्म्स है, पूरा चैप्टर ही टर्म से भरा है और ऊपर से सर मैंडल ने तो 3 लॉज दे दिए जो आज तक ही समझ में नहीं आए। तो बहुत सारी चीजें हैं विच क्रिएट्स अ कंफ्यूजन और भाई छोड़ भी नहीं सकते हो क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो और दूसरी चीज एक और कि सिर्फ 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन नहीं, छोटे क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं इस चैप्टर से सबसे ज्यादा। ठीक है, तो क्या करें, कितना करें, कौन सी चीजें करें, उनके बारे में सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, उनसे भी इंपॉर्टेंट एक चीज कि आज एक वीडियो, एक बहुत शॉर्ट सा वीडियो अपलोड होगा जिसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, जो कि पर्टिकुलरली हम लोग फिजिक्स का अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक बहुत छोटी सी वीडियो मिलेगी जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के, किस तरीके से और किस तरीके से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का पेपर ही। ठीक है, राइट? पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट डे बायोलॉजी का भी हो जाए क्योंकि ऑलमोस्ट वी आर एंडिंग अप विद बायोलॉजी एज वेल। ठीक है, अब बोलोगे कि सर वो 2 चैप्टर रह गए छोटे से, तो गाइज अभी वो हम लोगों ने रिसेंटली कवर अप किया है 2 वीडियोस के अंदर ही। तो आई थॉट कि आप लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उन 2 छोटे से चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए विल डिस्कस नाउ फ्यू थिंग्स। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके बारे में इंपॉर्टेंट बता देता हूं, आपको वेरिएशंस के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट एक्चुअली आर द वेरिएशंस, वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ने वाई पी प्लांट क्यों ही लिया। ठीक है, राइट? मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड्स क्या है, मोनोहाइब्रिड्स का रेशियो क्या है, डाईहाइब्रिड्स का रेशियो क्या है, राइट? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, यहां पर हमारी प्रॉब्लम, हमारी टेंशन खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद एवोल्यूशन आ गया, एवोल्यूशन के अंदर भी होमोलोगस, एनालॉगस, एक्वायर्ड, इनहेरिटेड, फॉसिल्स, राइट? आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, उसके बाद स्पीशिएशन, राइट? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। तो मैं ये वो टर्म्स बोली हैं आपको जो कहीं ना कहीं पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा डोमिनेंट रही है पेपर के अंदर आने के लिए। ठीक है, दे गोइंग टू आस्क यू वेरिएशंस एज वेल, दे गोइंग टू आस्क यू द व्हाई द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, टुक अ पी प्लांट। ठीक है, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, क्रॉसिंग। तो गाइज आज मैं कुछ इतना सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आज के बाद, इस वीडियो के बाद जब भी आप उठो तो आप 100% श्योर हो जाओ कि सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड डोमिनेंस ये गलत नहीं करूंगा पेपर में, कुछ भी आ जाए तो, कहीं से भी आ जाए। ठीक है, राइट? तो वील डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बहुत क्विक सा व्यू लेते हैं हेरिडिटी के बारे में। बेसिकली हेरिडिटी मींस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स के ऊपर, जिनकी वजह से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स आते हैं। आप अपनी मम्मी जैसे दिखते हैं या आप अपनी मम्मी जैसी दिखती हैं, आपकी आवाज आपकी मम्मी जैसी है, नाक मम्मी जैसी है, whatsoever। तो ये सब क्या है? These are what heredity characters। और इनहेरिटेंस का मतलब कि हमने हेरिडिटी की इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट किया, दैट इज व्हाट इनहेरिटेंस। ठीक है, ये चीज क्या कहलाती है? इनहेरिटेंस एंड दे आर हेरिडिटी। तो मींस इनहेरिटेंस के अंदर हम लोगों ने हेरिडिटी के कैरेक्टर्स को अडॉप्ट किया। सिंपल सी भाषा है ये।
ठीक है ना, राइट। तो इतना ज्यादा आप कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ना जाए। ऑफस्प्रिंग्स, जो नए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर बेसिकली नोन एज व्हाट, ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। जो नए नए ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, जैसे मम्मी पापा ने क्रॉस ब्रीडिंग करी और हम लोगों को जनरेट किया, डेवलप किया, ठीक है, तो वी आर व्हाट, ऑफस्प्रिंग टू आवर पेरेंट्स, राइट। अब हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे एंड वी जनरेट another generation, they are known as offsprings. तो one generation to another, अब मेरे मम्मी पापा के कैरेक्टर्स मेरे अंदर आए, that is heredity, और मैंने उन कैरेक्टर्स को अडॉप्ट किया, that is inheritance. मेरे कैरेक्टर्स मेरे बच्चों में गए, that is again heredity. उन्होंने अडॉप्ट किया, that is what inheritance, ठीक है। तो दे बोथ द टर्म्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, हम लोग देखते हैं कि देखिए हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस नहीं है बट सेक्सुअल में वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो हम वो सेक्स क्रोमोसोम पढ़ते समय डिस्कस कर लेंगे। नाउ हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, सर ग्रेगोर मेंडल, ठीक है। ग्रेगोर जॉन मेंडल वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। और आपको एक बात बताऊं, जब इन्होंने रिसर्च करी ना, तो ही टुक अ पी प्लांट, क्यों, उन्हें पता था कि पी प्लांट के अंदर वेरिएशन शॉर्ट पीरियड में आते हैं, बट अगर वो ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर वेरिएशंस करते ना, तो उनके तो क्या, उनके बेटे पोते पोतों के भी पोते निकल जाते, बट वो कभी भी हमें हेरिडिटी और एवोल्यूशन नाम की चीज नहीं देके जाते, ठीक है, राइट। तो ओके, नाउ वेरिएशंस, वेरिएशंस मींस आप और आपके भाई दोनों को अगर हम साथ में खड़ा करें तो दोनों एक जैसे नहीं दिखते, बट हैं तो दोनों सेम मम्मी पापा से, राइट, सेम मम्मी पापा के बच्चे हैं ना, तो वो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, दीज डिफरेंसेस आर नोन एज वेरिएशंस, ठीक है, राइट। तो द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स ऑफ न्यू इंडिविजुअल और स्पीशीज फ्रॉम देयर रिप्रोड्यूसिंग पेरेंट्स, राइट। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस, वेरिएशंस के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नंबर वन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, देखिए एट द टाइम ऑफ एडवर्स कंडीशन, ठीक है, जब एडवर्स कंडीशन आ जाएंगी तो सिर्फ वही स्पीशीज सर्वाइव करेंगी जिन्होंने एनवायरमेंट को अडॉप्ट किया है, जिनमें चेंजेस है। हम जनरली देखते हैं कि जैसे ठंड आती है या मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, हमें ये न्यूज बहुत ज्यादा सुनने में आती है कि 100 प्लेस पर इतने लोगों की डेथ हो गई, 100 प्लेस पे इतने लोग मर गए, बड़े बुजुर्गों को बहुत दिक्कत होती है ठंड में, क्यों, बट हम लोग तो हम उन्हीं की स्पीशीज हैं, हम उन्हीं को अडॉप्ट करते हुए आए हैं, उन सारे कैरेक्टर्स को उनके, बट हम तो आराम से रह सकते हैं। व्हाई, क्योंकि हमने वेरिएशंस को अडॉप्ट किया है, वो वेरिएशंस उनकी बॉडी में नहीं थे बट हमारी बॉडी के अंदर आ गए, इसीलिए वेरिएशंस आना जरूरी है, ठीक है। सेकेंड वन इज इंडिविजुअलिटी, या ऑफ कोर्स इंडिविजुअलिटी इज देयर, मेरी एक पर्सनल आइडेंटिटी है। आप कहीं पे भी मुझे रोड पे देखोगे तो आप व्हाट यू से, ये लिटिल स्कॉलर्स वाले सर हैं, ठीक है, किसी और को देखोगे तो क्या बोलोगे, ये वो वाले सर हैं, ये हमारे स्कूल वाले सर हैं। तो ईच एंड एवरी पर्सन हैज अ इंडिविजुअल कैरेक्टर, इंडिविजुअल स्पीशीज, इंडिविजुअल पर्सनालिटी, दैट इज व्हाई इनहेरिट वेरिएशंस इन इनहेरिटेंस इज नेसेसरी। एंड द थर्ड वन इज व्हाट, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो जब हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन पढ़ेंगे देन विल डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल सिलेक्शंस एज वेल, ठीक है। नाउ कंसेप्ट ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स का ऐसा कहना था कि एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन कुछ क्रोमोसोम्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं, उन दोनों की मिक्सिंग होती है, उन दोनों के कैरेक्टर्स में क्रॉसिंग होती है और एक नया इंडिविजुअल बनता है जो उन दोनों के कैरेक्टर्स को लेके बनता है, ठीक है, राइट। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ टर्म्स डिस्कस करने वाला हूं। टर्म नंबर वन इज व्हाट, क्रोमोसोम्स। बेसिकली क्रोमोसोम्स क्या है, दे आर थ्रेड लाइक इन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए एंड डीएनए कंटेन व्हाट, जीन्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जीन्स, सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, यूनिट होता है डीएनए का जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, इट हैज 2 पेयर्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स, और वो जीन इंफॉर्मेशन कंटेन करता होगा, ठीक है ना। सपोज कीजिए क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, राइट, ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू, दिस इज क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, राइट। तो क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके के मिलेंगे आपको, ठीक है ना। अब इन क्रोमोसोम्स के अंदर
यहां पर स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स बने हुए होंगे। These segments are known as DNA, ठीक है। और इन डीएनए के अंदर यहां पर एक पेयर बना होगा इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके के जो पेयर हैं दे आर नोन एज जीन्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स। अब जीन्स के दो पेयर है, वन इज ओवर हियर and the second one is here, second first second इस तरीके से पेयर्स है और दोनों के पास अपनी अपनी अलग इंफॉर्मेशन है, बट एक ही बार की, एक ही तरीके की। सपोज करो अगर ये जीन लेते हैं, इस जीन के पास एक कोने पे ये हाइट का जीन है, तो एक कोने पे हाइट की एक इंफॉर्मेशन होगी और एक इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। एंड दीज आर नोन एज ट्रेट्स, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ट्रेट्स कहलाती हैं, ठीक है। और इन दोनों का पेयर क्या कहलाता है, एलीज कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये जब भी होंगे ये पेयर में होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, बड़ी हाइट के लिए हम लोग कैपिटल टी यूज करते हैं और छोटी हाइट के लिए हम लोग स्मॉल टी यूज करते हैं। अब इस जीन के पास बड़ी हाइट का भी कैरेक्टर होगा, छोटी का भी होगा, हो सकता है सिर्फ बड़ी का हो सकता है सिर्फ छोटी का हो। तो वो जो पेयर होते हैं दे आर नोन एज एलीज। फॉर एन एग्जाम्पल, कैपिटल टी पेयर में होंगे हमेशा। वन इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड द थर्ड वन इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। इस तरीके से हर जीन के पास पेयर्ड इंफॉर्मेशन होती है हमेशा के लिए, ठीक है, राइट। अब देखिए, इन दोनों में से बड़ा वाला डोमिनेंट होता है और छोटा वाला रिसेसिव होता है। डोमिनेंट और रिसेसिव आपको पता है कि अगर डोमिनेंट और रिसेसिव रखा है तो सिर्फ डोमिनेंट के कैरेक्टर्स हमारे पास आएंगे, रिसेसिव के नहीं आएंगे। तो यहां पर अगर किसी की हाइट होगी देन इट विल बी टॉल। यहां पे भी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों है, अगेन टॉल। और यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ दोनों रिसेसिव है, दैट आर नोन एज डार्क। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट्स होती है और रिसेसिव ट्रेट्स होती है, ठीक है। अब ये जो कहलाते हैं दे आर नोन एज जीनोटाइप, माने कि उनका जेनेटिक कैरेक्टर कैसा है और उस जेनेटिक कैरेक्टर की वजह से फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, दैट इज नोन एज फिनोटाइप, ठीक है। तो हमारा जीनोटाइप डिसाइड करता है कि हमारी हाइट कैसी होगी, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। और जब मैं दो अलग अलग इंफॉर्मेशन को मिलाता हूं और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता हूं, दैट फर्स्ट जनरेशन इज नोन एज F1 जनरेशन। और जब दो F1 जनरेशन के पैरामीटर्स लिए और उनकी मिक्सिंग करी तो नई जनरेशन बनी वो F2। आप अगर सिंगल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हो दैट इज मोनोहाइब्रिड, और एक साथ दो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हो जैसे शेप और कलर, हाइट और कलर, दो इंफॉर्मेशन हुई, दे आर नोन एज डाइहाइब्रिड, ठीक है, राइट। तो यहां पर हमारे पास फादर ऑफ जेनेटिक्स ने जो यूज किया था, ही यूज अ सिंपल पी प्लांट, ठीक है। अब उन्होंने पी प्लांट क्यों यूज किया, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। उनका ऐसा मानना था कि जो पी प्लांट है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं आप उनको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि एक की लीफ बड़ी हो रही है, एक की स्टेम्स बड़ी हो रही हैं, एक की रूट ज्यादा बड़ी है, तो आप आराम से क्लैरिफाई कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इंसानों में नहीं कर सकते कि किसकी नाक ज्यादा बड़ी है, किसका मुंह ज्यादा मोटा है, किसके होठ ज्यादा बड़े हैं, कम पिच के हैं, ऐसे दीज आर द कैरेक्टर्स सिंपली, ठीक है। सेकेंड, दे आर सेल्फ पॉलिनेटिंग, वो सेल्फ पॉलिनेशन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सेल्फ प्लस क्रॉस दोनों तरीके का पॉलिनेशन शो कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में तो सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन है और रिजल्ट्स बहुत टाइम बाद आते हैं, ठीक है। एनुअल नेचर ऑफ प्लांट, साल भर में प्लांट की ग्रोथ, उसके बच्चे, उसके भी बच्चे सब आ जाते हैं। तो आप अगर कोई मॉडिफिकेशन चेंजेस करते हो तो आप साल भर के अंदर उन सारे चेंजेस के रिजल्ट देख सकते हो, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट यूज किया। केयर करने की भी जरूरत नहीं है एक्सेप्ट जब हम क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, और बहुत सारे सीड्स इन अ मिनिमल नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, वो बना के देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहला कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाट, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है कि आप
किसी भी एक तरीके के कैरेक्टर्स की मिक्सिंग करके एक नया कैरेक्टर बना रहे हैं नए ऑफस्प्रिंग के अंदर, दैट इज नोन एज मोनो हाइब्रिड। हाइब्रिड मींस मिक्सिंग, मोनो मींस एक कैरेक्टर की, आप सिर्फ एक कैरेक्टर की मिक्सिंग पढ़ रहे हैं। जैसे अभी उसके अंदर हमें सिर्फ दो लॉ पढ़ने हैं, नंबर वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अभी नहीं करना, वो सिर्फ डाइहाइब्रिड में आता है। मोनो हाइब्रिड में ये दोनों आएंगे। कैसे आएंगे अब वो आपको बताता हूं, यहां ध्यान रखें 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि आपके पास जो जीन्स हैं, ठीक है, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है और गैमीट्स बनाता है। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये जीन है, ठीक है, राइट, और जब इसको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी होगी तो ये सबसे पहले इक्वल डिवाइड होगा। अब इक्वल डिवाइड करने का मतलब एक कैपिटल टी और दूसरा कैपिटल टी, उसके बाद ही ये मिक्सिंग के लिए जा सकता है, ठीक है, राइट। सपोज कीजिए आपके पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, अगेन आपके पास कितने हैं, दो, कितने हैं एक जीन पे, दो। जब ये दो रिप्रोडक्शन करने जाएंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड होंगे, इक्वल पार्ट में। तो कितने इक्वल पार्ट बने, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब इसके बाद हम इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिर्फ और सिर्फ इतना बोलता है कि जब भी रिप्रोड्यूस करने की बात आती है तो सबसे पहले जो जीन्स हैं वो स्पर्म्स में बनते हैं और इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड होते हैं। तो जहां पर भी सेग्रीगेशन देखो, सबसे पहले एक काम कर देना कि उसको दो पार्ट में इक्वल डिवाइड कर देना, ठीक है, और कोई टेंशन मत लेना, ठीक है, डिवाइड हो गया। अब चलते हैं हम क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर, ठीक है ना। अब क्या बोला जाता है, लॉ आ गया सेकंड, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि अगर एक डोमिनेंट ट्रेट रखी है और एक रिसेसिव ट्रेट रखी है तो हमारे पास जो कैरेक्टर्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट के आएंगे, रिसेसिव ट्रेट का कोई कैरेक्टर नहीं आएगा। यानी कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव, डोमिनेंट के कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। हो गए दोनों कैरेक्टर्स। अब देखो हम बनाना चालू करते हैं, ठीक है, राइट। देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या है, फिनोटाइप। मैं प्योर ब्रीड्स ले रहा हूं, प्योर फिनोटाइप लेता हूं। One is capital T and tall. Sorry, this is phenotype and this is dark. ठीक है, अब इसका जीनोटाइप देखते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, दिस इज जीनोटाइप। अब देखिए अब क्या होगा, अब इनको रिप्रोडक्शन करवाना है तो सबसे पहला लॉ लगा दीजिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट, जिसको हम लोग गैमीट्स भी बोलते हैं। तो एक टी और एक और टी, और ये भी जब डिवाइड हुआ तो एक स्मॉल टी और एक और स्मॉल टी, ठीक है, हो गए। ये दो पार्ट थे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, ये था एक, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। अब इसके बाद इनकी कराते हैं हम क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस कराने के लिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। अगेन अब ये जो मिला, दिस पर्टिकुलर जनरेशन इज नोन एज F1 जनरेशन, और ये F1 जनरेशन का जीनोटाइप है। अब यहां लगेगा सबसे लास्ट में लॉ ऑफ डोमिनेंस, और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट का आएगा एंड इट बिकम्स टॉल, टॉल, टॉल एंड टॉल। तो ये देखा गया कि जब हम प्योर ब्रीड की मिक्सिंग करते हैं तो हम लोगों को जो फर्स्ट F1 जनरेशन मिलती है, इट इज 100% टॉल जनरेशन, एक भी सिंगल डार्क नहीं आया,
ठीक है, राइट, एंड दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया हमारा। अब देखिए एल्फा जनरेशन बन गई, जीनोटाइप हो गया, इसका फिनोटाइप हो गया, सारी चीजें हो गई। अब हम क्या करते हैं, अगर आप इसका रेशियो नोट करें, ठीक है, जनरली अगर हम इसका रेशियो नोट करें तो सिंपल, सारे के सारे एक जैसे। अब मैं इसकी F2 जनरेशन बनाता हूं और उसका नोट बनाऊंगा। ठीक है, F2 जनरेशन के लिए हम इसी जनरेशन के दो कैरेक्टर्स को उठाते हैं, कोई भी दो। मैंने लिया सबसे पहले क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक और कैपिटल टी और स्मॉल टी। दिस इज व्हाट टॉल, एंड अगेन इट बिकम्स व्हाट टॉल। अभी हमारे पास दोनों कैसे कैरेक्टर आए हैं, टॉल कैरेक्टर आए हैं। दिस इज फिनोटाइप और ये इसका जीनोटाइप बना। ठीक है, अब सबसे पहला जो लॉ लगेगा दैट इज व्हाट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आंख बंद करके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगा दीजिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और एक यहां से कैपिटल टी उठा और एक यहां से स्मॉल टी उठा। ठीक है, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करने के बाद हम इसकी क्रॉस कराते हैं। ठीक है, यहां पर हम इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, एंड लास्ट वन इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो सर बैंडल के पास जब ये कैरेक्टर्स आए तो वो खुद भौचक्के रह गए। वो बोले भाई ये ऐसा हो कैसे सकता है, यहां पर तो एक भी डार्क नहीं था, एक भी प्योर ट्रेट नहीं मिली। ठीक है, बट यहां पर सेकंड जनरेशन पे वो सारे कैरेक्टर्स आ गए जो हमारे पेरेंट्स के अंदर छुप गए थे। दादा दादी से तो मम्मी पापा ने लिए लेकिन वो छुप गए, लेकिन वो उनके बच्चों पर दिखने लग गए। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वहां से चलता आ रहा है। अब सेकंड जनरेशन पे ये कैरेक्टर आपको उभर के दिखने लग गया। क्या दिखा, देखिए, दिस इज प्योर टॉल, अगेन दिस इज टॉल, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दिस इज डार्क एंड अगेन दिस इज टॉल, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी लग गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी लग गया। अब देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, क्या बना 1:2:1। ठीक है, दिस इज व्हाट जीनोटाइप रेशियो। और अगर आप इसका फिनोटाइप रेशियो लें दैट इज व्हाट टॉल एंड डार्क, तो ये सिंपल क्या बनेगा 3:1। ठीक है, तो ये जो लॉ है और इसके जो कैरेक्टर्स हैं और इसका एक क्रॉस ब्रीडिंग है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम सेम कैरेक्टर्स हम लोग डाई हाइब्रिड में पढ़ेंगे, जहां पे पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, वो आखिरी लॉ है। अब हम लोग पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड के अंदर कैरेक्टर। देखो डाई हाइब्रिड में जाने के लिए हमें दो चीजें पढ़नी है। पहला हम ले रहे हैं शेप और दूसरा ले रहे हैं कलर। अब देखो शेप के बारे में बात करता हूं। शेप कैसा होता है, मटर देखिए, मटर मटर एक तो राउंड हो सकती है और एक व्रिंकल्ड हो सकती है। ठीक है, और जो कलर है इट कैन बी येलो और ग्रीन। ठीक है, अब मैं इनकी सबसे पहले प्योर ग्रीक लेता हूं। राउंड को प्योर डिनोट किया है RR से और व्रिंकल्ड को स्मॉल r से। यहां पर जो डोमिनेंट है वो बड़े अक्षर में दिया जाता है और जो रिसेसिव है वो छोटे में दिया जाता है। येलो कलर कैपिटल Y एंड ग्रीन इज स्मॉल y। अब हम क्या करते हैं कि इसका प्योर लेते हैं और उस प्योर के बीच, बेटा वीडियो बन रहा, चलो आप कंटिन्यू करो, क्रॉप कर दिए। अब हम उस प्योर के बीच में मिक्सिंग करवाते हैं, सारी की सारी मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने ये लिया इसका फिनोटाइप। इस फिनोटाइप के बनाए हमने जीनोटाइप। अब इसमें लगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, राइट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर एक बनेगा भाई क्या, कैपिटल R कैपिटल Y एंड अगेन सेकेंड वन इज कैपिटल R एंड कैपिटल Y। ये बन गया। अगेन इसमें भी आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाइए, इससे तो ना कोई लड़ाई है जो इसमें नहीं लग सकता। ये इसमें भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग गया। ठीक है, अब इन दोनों का करवाएंगे हम लोग क्रॉस। ठीक है, इनके क्रॉस के अंदर ये मिला और ये कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसको और इसको मिलाएं तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y। ठीक है, इसके अंदर
अब अगर हम इन दोनों का क्रॉस करें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। अगेन सर मैंटन वॉज शॉक्ड, ठीक है। डायहाइब्रिड के अंदर भी अब वापस से हम लोगों को एक भी ऐसा नहीं है जो रिसेसिव आया हो, सारे के सारे क्या बने हैं, राउंड, और राउंड होने के साथ साथ येलो, बट वो सब मिक्सिंग के हैं एंड इट हैज 100% पॉपुलेशन, ठीक है, राइट। तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बोलोगे सर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो लाओ, तो अब हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लाते हैं। F2 जनरेशन बनाने के लिए मैं इन दोनों की क्रॉसिंग करवाता हूं। F2 के लिए आया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहां पर भी आया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर क्या लगना चालू हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसने बोला सेग्रीगेशन तो लगाओ लेकिन हर एक की इंडिपेंडेंट वैल्यू भी तो है कि कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, कैपिटल वाई के साथ भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी हो सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हर एक इंडिविजुअल की वैल्यू है कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। और जब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे इसके साथ, सेम यही फीचर्स है इसके अंदर भी, तो हम लोगों को जो रेशियो मिलेगा दैट इज 9:3:3:1। दिस इज व्हाट जीनोटाइप रेशियो। आप फिनोटाइप पर मत जाना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग F2 जनरेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट डायहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड। अब हम डायहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड से अब हम ब्लड कॉम्बिनेशन निकालते हैं। देखिए ब्लड कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। कोई बोले मेरा ब्लड ग्रुप ए, तो इसका मतलब मम्मी का, पापा का, दोनों का भी ए होना चाहिए क्या? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। फिर बोलोगे उनसे तो खून का रिश्ता ही नहीं है मेरा, तो ठीक है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उस चीज के लिए हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ। ए जो है वो डोमिनेंट है, बी जो है वो डोमिनेंट है, और जो ओ है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। अगेन इसके पास 2 ही एलीज आएंगे। कैसे? अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास 2 चीजें हो सकती हैं, या तो दोनों ए हो या फिर एक ए हो और एक ओ, ठीक है, राइट। तो इस केस में जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, ए, बिकॉज ए डोमिनेंट, ए आ गया, ए डोमिनेंट, ए आ गया। अब बी ब्लड ग्रुप के लिए सिंपल आईबी आईओ, तो बी ब्लड ग्रुप आ गया। अगर कोई बोलता है ओ ब्लड ग्रुप, तो सिंपल आईओ ही होगा, तभी ओ ब्लड ग्रुप। इट मीन्स इट इज रेयर, ठीक है। नाउ ए बी, ओनली ए एंड ओनली बी, जब दोनों आएंगे ये, तब जो ब्लड ग्रुप है वो क्या आएगा, ए बी ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है, राइट। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या जनरेट होगा। वो बोलेंगे कि भाई एक मम्मी पापा हैं, उनका ब्लड ग्रुप ए है और एक का ब्लड ग्रुप बी है। अब आप बताइए बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है क्या? ठीक है, राइट। तो चलिए अब हम लोग केस लेते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाला। ये आईए, आईओ, आईबी एंड आईओ। अब जब मिक्सिंग करेंगे तो बनेगा एक जगह तो आईए आईबी, एक जगह बनेगा आईए आईओ, एक जगह बनेगा आईबी आईओ और एक जगह बनेगा आईओ आईओ, ठीक है। तो देखिए आपको यहां पे ब्लड ग्रुप मिला ए बी, यहां पे ब्लड ग्रुप मिला बच्चे का ए, यहां पे मिला बी और यहां पे मिला ओ। तो यानी कि चारों ब्लड ग्रुप उस अगले बच्चे पे आने के चांसेस हैं। यानी कि मम्मी पापा का जो ब्लड ग्रुप है, हो सकता है बच्चे के पास वो ब्लड ग्रुप हो ही ना, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास ब्लड ग्रुप बनाने की। सो गाइस, ये हुआ हम लोगों का आधा चैप्टर से ज्यादा खत्म। अब हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड, होमोलोगस और एनोलोगस बचा है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, फिर कल आपसे मुलाकात होगी इसी चैप्टर के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।